तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में एक अच्छे अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो मेजर ब्रेक थ्रू है वो 60,500 के ऊपर आएगा। एक बार 60,500 के ऊपर निकलता है तो वहां से फिर एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली स्टार्ट हो सकती है, जो कि फिर हमें 61,000 61,300 तक के लेवल तक पहुंचा सकती है। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ दोनों ही इंडेक्स में बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। तो उसी के मद्देनजर हमें दोनों ही इंडेक्स में बाइंग करते हुए चलना चाहिए। गिरावट में खरीदारी के मौके बाजार में ढूंढने की राय इंडेक्स वाइज हमें फिलहाल मिलते हुए दिख रहे हैं। इस बीच दिसंबर का फाडा डेटा यानी कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का डेटा भी इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और लगभग सारे के सारे सेगमेंट्स में ऑटो बिक्री में रफ्तार ये डेटा भी बयां कर रही है। चाहे फिर वो ट्रैक्टर सेल्स हो, पैसेंजर व्हीकल सेल्स हो, ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स जो हैं इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ऑटो बिक्री के डेटा अच्छे आए थे, उसके बाद फाडा का डेटा ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इस बीच बाजार में सबसे ज्यादा सपोर्ट टाटा हम देख रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, डेविस लैब, एचयूएल, टीसीएस जैसे काउंटर्स हैं जो कि दे रहे हैं। वहीं रिलायंस, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और भारतीय एयरटेल जैसे काउंटर्स हैं जहां से बिकवाली का दबाव है। लेकिन ऐसे में फिर मौके कहां पर बनते हुए दिख रहे हैं? ट्रेडिंग वाइज स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस करते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स में। रुचित, गुड आफ्टरनून। शुरुआत आपसे करेंगे, बताएं स्टॉक स्पेसिफिक क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? जी वेरी गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक्स है जो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं ऐसे मार्केट में। सबसे पहला तो एफएमसीजी स्पेस में से टाटा कंज्यूमर है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। सो आई थिंक आईटीसी को छोड़ के अगर आप दूसरे एफएमसीजी स्टॉक्स में देखें तो थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट वहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। चाहे एचयूएल हो, टाटा कंज्यूमर हो, मैरिको हो, गोदरेज कंज्यूमर हो। सो आप देखेंगे तो इन सभी स्टॉक्स में जो वॉल्यूम्स है वो ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं। सो हमें लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम नो हम टाटा कंज्यूमर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस स्विंग है के ऊपर ब्रेकआउट ये स्टॉक ने आज दिया है। सो टाटा कंज्यूमर 1170 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1280 के टारगेट्स के लिए। और ग्रेफाइट इंडिया दूसरा स्टॉक रहेगा जहां पे हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि यार यहाँ पे भी मोर एक शॉर्ट टर्म के बेसिस पे है, क्योंकि वीकली चार्ट्स पे ये स्टॉक ने अपने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। वो भी आप लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम्स देखेंगे तो ग्रेजुअली वॉल्यूम्स काफी अच्छे इंप्रूव हुए हैं। तो जब राइजिंग वॉल्यूम्स के साथ जैसे थोड़े लंबे टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे जब ब्रेकआउट्स आते हैं तो वो एक अच्छे मोमेंटम में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ग्रेफाइट में करंट लेवल्स पे 640 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट टर्म के नजरिए से खरीदारी करें 720 के टारगेट्स के लिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए, दो स्टॉक्स एज क्लोजिंग ट्रेड, टाटा कंज्यूमर में 1.5% की तेजी और ग्रेफाइट में भी हम देख रहे हैं करीब 2.25% की बढ़त। टाटा कंज्यूमर में 1280 के लक्ष्य को ध्यान में रखे, 1170 का स्टॉप लॉस और ग्रेफाइट में 720 के टारगेट, 640 का स्टॉप लॉस। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। बताएं आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? जी गुड आफ्टरनून मानसी जी। सो पहला ट्रेड तो मेरा है डिवीज लेबोरेटरी। सो काफी लंबे समय बाद यहाँ पर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और ये जो ब्रेकआउट आया है वो बुलिश कैंडल के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन अपसाइड का है, जो इंडिकेटर ऑसिलेटर है वो भी पॉजिटिव साइड की ओर टिल्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो डिवीज लेबोरेटरी को 6600 के आसपास अगर आता है, वो चल ही रहा है उसी के आसपास, तो वहीं से बाय करके चलना है। और इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 6390 का, और एक्सपेक्टेड टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिवीज लेबोरेटरी के वो आ रहे हैं 7000 की। तो डिवीज लेबोरेटरी में बाई की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक मेरा जो रुचि जी ने बताया एफएमसीजी स्पेस से टाटा कंज्यूमर ही है। यहाँ पर एक कंजेशन ब्रेक थ्रू हमें देखने को मिला है 1200 के ऊपर। काफी लंबे समय से स्टॉक जब भी 1200 के पास आता था तो वहां पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता था, बट आज के सत्र में मुझे लगता है कि जिस तरीके से ब्रेकआउट आए हैं तो ये इसको सस्टेन करेगा। और यहाँ से जो हमारे टारगेट है वो है 1255 के, और बाय करते समय में स्टॉप लॉस लगाना है 1180 का। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये राय फिलहाल मिलती हुई दो ट्रेडिंग आइडियाज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंजम्पशन का खेमा है जो कि हमारे एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर है, और इसी कड़ी में लक्ष्मीकांत जी के तरफ से एक
एक टाटा कंज्यूमर, दूसरा डिविज लेबोरेटरीज 6390 का स्टॉप लॉस 7000 का टारगेट डिविज लेबोरेटरीज में, 1255 के टारगेट्स टाटा कंज्यूमर में, 1180 का एक स्टॉप लॉस आपको यहां पर मेंटेन करना होगा। इस बीच स्टॉक वाइज अगर आप देखें, यहां पर हम देख रहे हैं आज के सत्र में एल्यूमिनियम और चांदी में जो जोरदार तेजी है उससे मेटल शेयरों में चमक बढ़ी है। शाइन हमने मेटल स्टॉक्स में देखी है और ये शाइन अब भी बरकरार है। लाइक्स ऑफ नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर 3 से 5% तक भागे हैं। वहीं हिंदुस्तान जिंक में भी हम देख रहे हैं लगातार तेजी का दौर जारी है। रुचित, इस पूरे स्पेस को कैसे देखेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं अच्छी खासी मजबूती दिखा चुके हैं और लार्जर प्लेयर्स अगर देखेंगे काफी चल चुके हैं। इस स्पेस को, इस सेक्टर को कैसे प्ले आउट करना चाहिए? मेटल्स एज ए थीम आई थिंक लास्ट 3-4 महीने में काफी आउट परफॉर्मेंस हमने ये स्टॉक्स में देखे हैं। अभी भी यहाँ पे कोई ट्रेंड रिवर्सल के साइंस नहीं है, क्योंकि मेनली ये जो प्राइस अप मूव्स आया है वो बेस मेटल्स में जो और प्रेशियस मेटल्स में जो तेजी आई है पिछले कुछ समय में, उसके बेसिस पर है। सो आई थिंक जब तक ये एलएमई पर बेस मेटल्स के प्राइसेस में कोई भी रिवर्सल्स नहीं आते, तब तक हमारे यहाँ पे ये स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम पॉजिटिव साइड कंटिन्यू रह सकता है। सो आई थिंक अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस हो, लो लेवल्स पे लिए हो, तो ये ट्रेंड को राइड करना चाहिए जब तक कोई ट्रेंड रिवर्सल के साइंस नहीं मिलते। आज मेटल्स के अलावा फार्मा स्टॉक्स भी काफ़ी चल रहे हैं, तो कुछ और फार्मा स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। ल्यूपिन देखिए 2.5% से ज़्यादा मजबूत है। इसके अलावा अरविंदो फार्मा में भी अच्छी तेजी है। ल्यूपिन और अरविंदो फार्मा, इसको लेकर लक्ष्मीकांत जी आपकी राय क्या है? आज निफ्टी फार्मा स्पेस आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। सो लुपिन में भी हमें एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिला है और आज के सत्र में इसने दोबारा से अपने 20 डीएमए लेवल को रिक्लेम करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म स्पेस मुझे लगता है कि इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर 2135 के ऊपर ये सस्टेन होता है तो फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस पे मुझे लगता है 2230 के टारगेट आते हुए देते हुए स्टॉक दिखाई देगा। सपोर्ट मुझे लगता है कि इंटरमीडिएट सपोर्ट इधर पे हमें दिखाई दे रहा है 2080 के आसपास, और जब तक ये इसके ऊपर रहता है तब तक इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी रह सकती है। वहीं पर अगर हम अरविंदो फार्मा की बात करें तो यहाँ पर भी जो अपसाइड के मूव है वो बने हुए हैं, बट एक माइनर हर्डल 1240 का है। यहाँ पर इसके मल्टीपल स्विंग हाई है, तो मुझे लगता है अगर अरविंदो फार्मा 1240 के ऊपर सस्टेन होता है तो वहां से हमें एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ये स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से स्टॉक फिर 1300 लेवल तक जा सकता है। वहीं पर अगर सपोर्ट की बात की जाए तो 1195 का एक अच्छा सपोर्ट है जहां पे इसके 20 डीएमए लेवल्स हैं। तो हमें लगता है कि जब तक इसके ऊपर ट्रेड करेगा तब तक ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमें 1240 के ऊपर तलाशनी चाहिए। मेरा है अरविंदो फार्मा को लेकर और ल्यूपिन को लेकर आपकी तरफ से आ रही एक और स्टॉक है जिसको लेकर ब्रोकरेजेस की भी रिपोर्ट पॉजिटिव है। बजाज ऑटो को लेकर यहाँ पर बाई रेटिंग दी गई है एमके की तरफ से। 17% यहाँ से और तेजी की उम्मीद उन ब्रोकरेज हाउसेस को लग रही है। बजाज ऑटो को लेकर आज के सत्र में मजबूत भी है, करीब 2.25% की तेजी दिख रही है। रुचित, आपकी राय क्या है बजाज ऑटो पर? ये ट्रेंड तो पॉजिटिव है स्टॉक का। पिछले 3 महीने में देखिए तो स्टॉक के कंसोलिडेशन फेज में था, पर अच्छी बात तो ये हुई कि ये पूरे कंसोलिडेशन फेज में जब भी ये स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आया, वहां पे एक सपोर्ट बेस बनाया और 9300 9250 जो इंपॉर्टेंट हर्डल था उसको पिछले हफ्ते ही ये स्टॉक ने सरपास किया है। तो आई थिंक जो सपोर्ट बेस है वो अब हायर शिफ्ट होते जा रहा है। 9200 से 9300 अब एक अच्छा सपोर्ट बेस बन चुका है स्टॉक, और ये रेंज जब तक इंटैक्ट है तब तक आप एक स्लो एंड ग्रेजुअल अपमूव ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बजाज ऑटो पर ये व्यू हो गया। अच्छा, कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो स्मॉल कैप वाले हैं। सुबह हमने हाईलाइट कराया था कि क्यूपिड में आज बाइंग आ रही है पिटाई के बाद। एक और कमज़ोर काउंटर आया है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान कराया है निवेशकों का। शंकरा बिल्डिंग आप देखिए करीब करीब 18% 19% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। तो ये कुछ स्मॉल कैप के बड़े प्लेयर आज के कमज़ोर बाजार में भी आज बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए आपको नज़र आएंगे। लेकिन एक ज़रा राय लेते हैं एचयूएल के शेयर पर। लक्ष्मीकांत जी, आपसे व्यू लेना चाहेंगे। कंजम्पशन देखिए, कंजम्पशन शेयरों ने पैसे बना के दिए नहीं हैं। आईटीसी भी आज हमें और कमज़ोर दिखाई दे रहा है। आज हम देख रहे हैं कि 340 रुपये के भी नीचे चला गया, 3% की गिरावट। लग रहा था कि नहीं 350 रुपये के आसपास सपोर्ट लेगा, लेकिन वहां रुका नहीं शेयर। लेकिन आप जरा एचयूएल पर व्यू दीजिए, कितने कन्विंस्ड हैं आप शेयर की तेजी को लेकर? क्या ट्रेड बन रहा है इसमें?
देखिए कई कई दिनों से स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। बट अगर हम पिछले 4 से 5 दिनों का सेशन देखें तो एक कंजेशन ब्रेकआउट यहाँ पर हमें 2310 के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया था। और उसी सत्र में इस स्टॉक ने अपने 20 DMA लेवल को रिक्लेम किए थे। उसके बाद से यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो फर्दर एक अपसाइड का मूव बनता है, बट अभी स्टॉक अपने 200 DMA लेवल के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अभी हम देख पा रहे हैं 2425 के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ पर हमें जब यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया था तो इसी लेवल के साथ आया था। तो 2425 एक की लेवल हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो फर्दर अपसाइड की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी इस स्टॉक में। फिर हमें यहाँ पर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेक थ्रू भी देखने को मिल सकता है, और वहां से स्टॉक फिर 2580 से लेकर 2600 जोन तक पहुंच सकता है। सो ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश है। और जो सपोर्ट है वो अभी मुझे लगता है कि 2310 के आसपास दिखाई दे रहा है, जहां पर इसके 20 DMA लेवल्स हैं। जब तक इसके ऊपर रहता है तब तक हम इस ब्रेक थ्रू का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बट 2425 के ऊपर मुझे लगता है कि अच्छे खासे अपसाइड के मूव हिंदुस्तान यूनिलीवर आने वाले समय में दिखाएगा। ठीक है, 2425 के ऊपर आपको मूव देखने को मिलेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर में। 2418 के आसपास के प्राइसेस हैं। 2300 पर एक सपोर्ट का लेवल है। लेकिन एक बार जरा इसके प्रदर्शन की अगर हम बात करें एचयूएल की, तो साल भर में लगभग सपाट है, 1.5% के आसपास के गेंस हैं। लेकिन लगे हाथ जब हम एचयूएल की बात कर रहे हैं, आईटीसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि 1 फरवरी से टैक्स बढ़ने जा रहा है। एक्साइज, एडिशनल एक्साइज सरकार ने लगाया है और टैक्स का बोझ काफ़ी ज़्यादा होगा। और अगर कंपनी दाम बढ़ाती नहीं है तो फिर फाइनेंशियल पर इंपैक्ट आएगा। हम देख रहे हैं कि शेयर गिर के आज 340 रुपए के आसपास आ गया है। 2-2.5% के आसपास की नरमी है आईटीसी में, और तमाम ब्रोकरेज हाउसेज ने डाउनग्रेड इसको किया है। नोमुरा है, मैक्वारी है, इन्वेस्टिक है, सबने डाउनग्रेड भी किया, टारगेट भी कट किए हैं। आईटीसी, रुचि जी, आपका व्यू क्या है? कितना और वीक होते हुए आप देख रहे हैं शेयर को, और क्या बेहतर होगा कि यहां से निकल के किसी और कंजम्पशन एफएमसीजी प्ले में शिफ्ट कर लें? आई थिंक जो लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में हमने गिरावट देखी है वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये स्टॉक एक अंडर परफॉर्मेंस कुछ समय तक और कंटिन्यू रख सकता है। अब ओवरसोल्ड सेटअप्स है, बट छोटे मोटे पुल बैक मूव रह सकते हैं, बट लेकिन ऐसे कोई ट्रेंड रिवर्सल के साइंस फिलहाल तो नहीं है स्टॉक में। और अगर एफएमसीजी स्पेस में दूसरे स्टॉक्स में देखें, जैसे हमने टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक की बात की, सो वहां पे आई थिंक क्लियर एक इंडिकेशन है कि वहां पे डाउन साइड लिमिटेड लग रहा है, क्योंकि जो मार्केट के करेक्शंस भी हुए थे रिसेंटली उसमें वो स्टॉक में इतना प्राइस वाइज मूव नहीं था, प्राइस वाइज कुछ डाउन मूव नहीं था। तो डेफिनेटली आईटीसी है जहाँ पे वीकनेस है, टाटा कंज्यूमर जैसा स्टॉक जहाँ पे स्ट्रेंथ है। तो बेटर ये है कि वीकनेस से स्ट्रेंथ में शिफ्ट हो जाए, तो आईटीसी जैसे स्टॉक से एग्जिट लेके, या थोड़े बहुत पुल बैक मूव्स आते तो पुल बैक मूव्स पे एग्जिट लेके टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक में मेरे हिसाब से शिफ्ट हो जाने चाहिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी चैलेंजेस भी थे न्यूज फ्लोज के चलते, और इसी के चलते हम देख रहे हैं आईटीसी जैसे स्टॉक में गिरावट, बिकवाली का दबाव यहाँ पर 342 के लेवल्स पे फिलहाल कामकाज। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, आईटी सेक्टर पर भी एक व्यू जानना चाहूंगी। चैलेंजिंग था 2025 का साल आईटी सेक्टर के लिए। 2026 में मानो सेक्टर चलने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा है सेशन वाइज की इस सेक्टर में मोमेंटम जरूर नजर आता है। आज के सत्र में निफ्टी आईटी इंडेक्स दी वन ऑफ द सेक्टर्स हैं जहां पर खरीदारी और तेजी का ट्रेंड नजर आ रहा है। लार्जर आईटी प्लेयर्स वर्सेस मिड कैप आईटी सेक्टर स्टॉक्स, कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो आपके फोकस रेडार पर है? देखिए, निफ्टी आईटी में हमें लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली थी, बट ये स्टॉक जब से ही जून मंथ हाई के आसपास पहुंचा, जो कि 39,500 के आसपास है, तो वहां पर फिर हमें एक हल्की फुल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली है। बट अभी लगता है कि ओवरऑल जो अपसाइड के मूव है वो इंटेक्ट है। हालांकि जो मेजर ब्रेक थ्रू है वो 39,500 के ऊपर आएगा। अगर एक बार निफ्टी आईटी इंडेक्स 39,500 के ऊपर निकलता है तो फिर वहां से अपसाइड के मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। लार्ज कैप में अगर मैं देख पा रहा हूँ तो मुझे विप्रो काफी अच्छा लग रहा है। विप्रो का जो स्ट्रक्चर है अभी भी पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि जब तक ये विप्रो 250
250 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक इसमें हम अपसाइड के मूव देख पाएंगे। 275 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो वहां से फिर हमें अपसाइड के फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस उसके बाद आता हुआ दिखाई दे रहा है वो 295 के आसपास है। 295 के ऊपर निकलता है तो 305 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो विप्रो एक आईटी का कैंडिडेट है जहां पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी के मौके तलाशने चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर हमें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। चलिए, ये राय फिलहाल आईटी सेक्टर पर फिलहाल हमें मिलती हुई दिख रही है। लेकिन इस बीच फार्मास्यूटिकल स्पेस में रुचित न्यूलैंड लेबोरेटरीज के स्टॉक को एक बार पुलअप करना चाहेंगे। आज के सत्र में कमजोरी है। पिछले 6 महीने के चार्ट्स को अगर देखेंगे, रिटर्न्स दिए हैं स्टॉक ने, स्लो एंड इवेंचुअली सही, लेकिन हम देखते हैं मूवमेंट। अब यहां पर देखिए 14,550 के स्तर पर दिन के निचले स्तरों पर ये ट्रेड करता हुआ फंडामेंटल्स के लिहाज से पिछले 5 साल में कैगर बेसिस ऑलमोस्ट 70% के रिटर्न्स ये स्टॉक ने प्रॉफिट ग्रोथ के लिहाज से डिलीवर किए हैं। क्या इस गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए? इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास अभी आया है कि रीसेंट करेक्शन के बाद लगभग 19,500 के आसपास के हाइज ये स्टॉक ने बनाए थे और अब 200 दिन के मूविंग एवरेज 14,400 14,500 की रेंज में ही है। तो आई थिंक और मोमेंटम रीडिंग्स भी थोड़े ओवरसोल्ड है, सो एटलीस्ट एक बाउंस बैक प्ले तो हो सकता है स्टॉक में। और पुल बैक मूव में स्टॉक का 15,800 के आसपास के लेवल्स दिखा सकता है। तो कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन से तो होल्ड करें, इनकेस एक हाई रिस्क ट्रेड रहेगा कि गिरते हुए मोमेंटम में अगर कॉन्ट्रैक्ट रेट्स लेते हैं तो 14,200 के नीचे स्टॉप लॉस रख के एक लिमिटेड क्वांटिटी में खरीदारी ये पुल बैक ट्रेड के लिए की जा सकती है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, न्यूलैंड लेबोरेटरीज पर एक टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ। इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार स्टॉक मार्केट के एक्शन पर बातचीत जारी रहेगी। आप बने रहें। Presented by AGS Federal Life Insurance, हर वादा मुमकिन। In association with SBI, the banker to every Indian truly. स्टार्टअप से इकोनॉमी को रफ्तार, स्टार्टअप इंडस्ट्री फुल चार्ज। बिजनेस वर्ल्ड में स्टार्टअप की संभावनाएं अपार। एंटरप्रेन्योर्स बताएंगे कॉस्ट हो कम, कैसे बेस्ट बनेंगे हम। इंफॉर्मेशन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, स्टार्टअप मंत्र में स्टार्टअप का संसार। देखिए स्टार्टअप मंत्र हर शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। बढ़ो बदलो देश के साथ। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. छुट्टी पे तो चिल कर। मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। इंटरेस्ट पता कितना देता है? इतना, और वो भी यार 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू एयू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने, एवरी मंथ। सोच बदलो और बैंक भी। आपके किचन में सब कुछ वाटरप्रूफ प्लाई से बना हुआ है, सो रिलैक्स। ग्रीन प्लाई का अल्टीमेट वाटरप्रूफ प्लाई, वाटरप्रूफ इंटीरियर्स का रिप्लाई। Nice, yeah. Hey, Mahi, suggest a cool bank जो environmentally conscious हो। SBI coolest है। Really? SBI ने लाखों पेड़ लगाए, वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड किया, ईवी लोन्स पे कंसेशंस दी और रेन्यूएबल एनर्जी को मैक्स सपोर्ट किया। Wow, that's cool. SBI, the banker to every Indian, truly. अगर शूज में फुल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो इन्वेस्टमेंट्स में क्यों नहीं। अब अपने इन्वेस्टमेंट्स को दो फुल फ्लेक्सिबिलिटी का एडवांटेज विद फ्लेक्सी कैप फंड्स। In association with Bank of Baroda, play the master stroke with Bank of Baroda.
स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। क्लोजिंग कॉल आप देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बाजार में ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी प्रेशर बढ़ा और निफ्टी बैंक के जो गेन्स थे अब वो सारे हो गए हैं साफ। 9 अंकों की हल्की सी तेजी पर निफ्टी बैंक आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा 60,050 के आसपास। निफ्टी बैंक की गिरावट जो है 100 अंकों से ज्यादा की है। 26,150 के आसपास से निफ्टी 26,100 के सपोर्ट को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चलिए जरा ऑटो शेयरों पर बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखे कि दिसंबर में ऑटो कंपनीज के बिक्री के आंकड़े काफी दमदार रहे और तमाम कंपनीज, चाहे वो ओईएम्स हो चाहे एंसिलरी कंपनीज हो, सब ने अच्छी ग्रोथ दर्ज की। और शेयरों में अभी हमने दौड़ लगते हुए देखे, आप देखेंगे कि एमएनएम हो गया, आयशर हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, ये रिकॉर्ड हाइस पर जाके कारोबार कर रहे हैं। अशोक लेलैंड में भी हमने अच्छा ट्रैक्शन देखा है। लेकिन डीलर्स का व्यू पॉइंट क्या है जरा ये समझते हैं, क्योंकि होलसेल बिक्री के आंकड़े तो बहुत शानदार रहे। इनफैक्ट फाडा के भी, जो कि डीलर्स का संगठन है, उसके आंकड़े भी काफी अच्छे रहे। कुल ऑटो बिक्री में करीब 15% की ग्रोथ है, 20 लाख यूनिट। पैसेंजर व्हीकल में 26% की ग्रोथ, टू व्हीलर में रिटेल में करीब 9.5% की ग्रोथ है, कमर्शियल व्हीकल में हेल्दी करीब 25% का ग्रोथ। और अगर हम 3 व्हीलर की बात करें तो वहां से तो और बेहतर आंकड़े हैं, 36% के ग्रोथ निकल के आए हैं। आगे की तस्वीर कैसी है, क्योंकि फरवरी का जो महीना होगा उसमें शादियों का सीजन भी होगा, तो टू व्हीलर के लिए, पैसेंजर व्हीकल के लिए तो एक बड़ा ट्रिगर सामने वेट कर रहा है। लेकिन जरा आंकड़ों पर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि इंडस्ट्री में आगे किस तरह के डिमांड सिनेरियो पैन आउट होते हुए दिखाई देंगे। हमारे साथ फाडा के, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोटिव डीलर्स एसोसिएशन के सीईओ सहर्ष दमानी जुड़ गए हैं। मिस्टर दमानी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, हेल्दी नंबर पोस्ट जीएसटी रिडक्शन और फेस्टिव डिमांड भी काफी जबरदस्त रही है। जरा बताएं सर कि की हाइलाइट्स क्या हैं और क्या ट्रेंड इमर्ज हुए हैं ऑटो सेल्स में। देखिए, ये जो कैलेंडर ईयर निकला है ये अपने आप में एक बहुत आकर्षक समय रहा है पूरे ऑटो इंडस्ट्री के लिए। अगर इसे हम एक थ्रिलर की तरह देखें तो पहले जनवरी से अगस्त तक का जो महीना था वो बड़ा ही सुस्त चल रहा था, क्योंकि इसमें ओवरऑल जो हम ग्रोथ देख रहे थे करीब 1 से 3% के बीच में वो रेंज कर रहा था। बट जैसे ही 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया जीएसटी 2.0 के बारे में हमें, और जो 22 सितंबर से इम्प्लीमेंट हुआ है, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, ये ग्रोथ दिन रात तीनों चौगनी हो ही जा रही है ना। करीब करीब 15 से 20% का अच्छा जंप हमें देखने को मिल रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में। और इसके चलते जो ओवरऑल पूरा कैलेंडर ईयर निकला है ये करीब 8% के ग्रोथ पे रजिस्टर हुआ है। अगर हम टू व्हीलर्स की बात करते हैं तो ये भी करीब 7.5% का ग्रोथ इसने दिखाया है। पैसेंजर व्हीकल, जिसका हमने शुरुआत में साल के बिगनिंग में अनुमान लगाया था कि 3 से 3.5% का ग्रोथ इसमें दिखेगा, उसमें आज के दिन ग्रोथ 10% पे रजिस्टर होते हुए दिखा है। ओके, तो ये जैसा आप कह रहे हैं कि ये 3 महीने की ग्रोथ काफी अच्छी रही है, पूरे कैलेंडर ईयर को संभाल दिया इन 3 महीने ने, तो क्या लग रहा है क्या डीलर लेवल पे जो इन्वेंट्री है वो कंफर्ट जोन में है या कोई दिक्कतें हैं? दूसरा, क्या हेवी डिस्काउंट के जरिए अभी भी कंपनियां अपने स्टॉक को क्लियर कर रही हैं क्या? देखिए, डीलर का जो इन्वेंट्री हमने नवंबर एंड में बताया था वो करीब 45 दिन का था। दिसंबर एंड में ये अभी 37 से 39 डेज के बीच में रेंज कर रहा है, तो करीब 7 दिन की इन्वेंट्री में रिडक्शन हुआ है, जो अपने आप में करीब पिछले 18 महीने में 40 दिन के नीचे हम पहली बार उतरे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। इससे समझ में ये आता है कि ना कि ओईएम्स ने रैशनलाइज किया अपना होलसेल डिस्पैच, बट ग्राउंड पर भी रिटेल बहुत हुई है और इसके कारण ये इन्वेंट्री रिडक्शन हुआ है। दूसरा, जो हम देख रहे हैं, जो जीएसटी रिडक्शन के बाद में प्राइजेस में कमी आई थी, इसके अलावा ओईएम्स और डीलर्स ने एडिशनल डिस्काउंट्स और इंसेंटिव्स अपने पास से भी अनाउंस किए थे, तो इसके चलते भी हमें बहुत अच्छा ग्राउंड पे ट्रैक्शन दिखा है। वॉक-इन्स बढ़िया हुए हैं, कन्वर्जन अच्छे हुए हैं, और दिसंबर का जो महीना है इसमें करीब करीब 15% का ओवरऑल हमें डिस्काउंट देखने को मिल रहा था, जिसके कारण ये 7 दिन का इन्वेंट्री में रिडक्शन आया है। तो ये हम देख रहे हैं कि पूरे दिसंबर महीने में बढ़िया था। अभी क्योंकि हम जनवरी में आ गए हैं और संक्रांत तक मामला थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, संक्रांत के बाद हमें मार्केट वापस उठते हुए दिखेगी, क्योंकि ट्रैक्शन बहुत अच्छी है। नए अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं ओईएम से प्रोडक्ट लॉन्चेस के, चाहे वो पैसेंजर कार में हो या टू व्हीलर कैटेगरी में हो।
तो इसके चलते अट्रैक्शन बढ़ा हुआ है और स्कीम्स अभी भी चालू है। जो भी गाड़ियां डीलर्स के एंड पे खड़ी हैं उनमें स्कीम्स अभी भी चल रही है, बट वो स्कीम्स दिन पर दिन कम होते जा रहा है क्योंकि इन्वेंट्री का जो स्तर है यानी वो 15 अभी जनवरी कंट्रोल के में बाद आपको लग रहा है कि स्थिति थोड़ी और बेहतर फिर से हो सकती है, क्योंकि ये जो महीना होता है 15 दिसंबर से 15 जनवरी थोड़ी सुस्ती दिखती है। लेकिन सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर स्लो डाउन की स्थिति बताई जा रही है। डीलर्स लेवल पर क्या असल स्थिति क्या है? क्या वाकई दिक्कतें हैं? चार्जिंग इंफ्रा का तो अभी भी काफी दिक्कतें हैं, इस वजह से काफी चैलेंजेस हैं क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जब जीएसटी 2.0 का अनाउंसमेंट हुआ था तो 2 महीने थोड़ा सा सॉफ्ट था, बट अगर हम दिसंबर की बात करते तो दिसंबर में वापस से पैसेंजर व्हीकल में करीब 4% का मार्केट शेयर हो गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। सिमिलरली टू व्हीलर्स में अगर हम देखते हैं तो 8% के आसपास का मार्केट है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो इसमें सुस्ती की कोई बात हमें नहीं दिख रही है। वो एक छोटा सा स्पीड बम्प था जो हमें दिखा था, बिकॉज उस समय 10 से 11% का जीएसटी रिडक्शन हुआ था। हाँ, आप ये बात सही कह रहे हैं कि थोड़ा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, बट इसे हम एज टीदिंग इशू अगर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है। जैसे जैसे प्रोडक्ट मार्केट में उतरेंगे और प्राइस गैप कम होते जाएगा ईवी और आइस व्हीकल के बीच में, वैसे उसी तरह हमें पेनिट्रेशन जो ईवी का है वो बढ़ते हुए दिखेगा। सही कहा आपने। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जो चार्जिंग इंफ्रा है, और दूसरा जो प्राइसिंग है वो भी जो अब तक बहुत आम लोगों से, जो अभी छोटे कार अब तक लेते आए हैं, उनसे ये काफ़ी दूर होता जा रहा है। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और इंडस्ट्री की क्या स्थिति है, डीलर लेवल पे किस तरह की स्ट्रेटजी आप लोग अपना रहे हैं और क्या कुछ इंडस्ट्री के हालात है उस पर चर्चा की। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश अग्रवाल साहब हैं, कोलकाता से जुड़ गए हैं। उनसे समझेंगे फंडामेंटल आउटलुक क्या है बाजार को लेकर, कौन सी थीम उन्हें पसंद आ रही है। चर्चा होगी ब्रेक के बाद, जल्द लौटते हैं। In association with SBI, the banker to every Indian truly. सामने एक नया सुपरमार्केट खुलने वाला है। क्या करें कि मेरे पुराने ग्राहक भी रहें और मुझे नए ग्राहक भी मिल जाएं? देखो, आप एक चाय कॉर्नर लगा सकते हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और बाजार की चाल देखें तो बाजार की गिरावट इस बीच काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और निफ्टी में 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट है, सेंसेक्स में 450 अंकों से ज़्यादा की गिरावट है। लेकिन बाजार पर आज सबसे ज़्यादा जो दबाव बना रहे हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस का शेयर 5% फिसल गया है और ये अप्रैल 2025 के बाद की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है। रिलायंस में गिरावट की क्या वजह है, जानते हैं अभिषेक से। अभिषेक, बताइए कि कौन से ऐसे ट्रिगर हैं जो रिलायंस इतना गिर गया है? विष्णु, देखिए, हैरत तो सभी को ही होगी कि कल ही रिलायंस ने रिकॉर्ड बनाया, 1611-12 रुपए के आसपास शेयर पहुंचा और मतलब कल भी इंट्राडे में गिरा और आज भी हमने देखा कि एक बिकवाली की झड़ी सी लग गई। अब इसके पीछे की वजह यह है कि रिलायंस ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया है, एक स्टेटमेंट जारी कर एक खंडन दिया है रूस से ऑयल परचेज को लेकर। दरअसल ब्लूमबर्ग पर एक रिपोर्ट आई थी और वो रिपोर्ट आई थी एनालिटिक्स फर्म है केपलर, उनके हवाले से, और उसमें कहा गया था कि 3 बड़े वेसल आ रहे हैं तेल के रिलायंस के लिए और जामनगर रिफाइनरी में उनकी रिफाइनिंग की जाएगी। और करीब करीब जो क्षमता बताई जा रही थी वो हम देख रही थी कि करीब 22 लाख बैरल की क्षमता थी। लेकिन रिलायंस ने खंडन किया है और ये कहा है कि हमने 3 हफ्ते से रूस से कोई तेल नहीं खरीदा है और कोई भी शिपमेंट जनवरी के महीने में नहीं आएगा। अब इसको लेकर बाजार में चिंताएं बढ़ी। ये चिंताएं क्यों बढ़ी, आप ये देखिए कि रूस से और जो तेल की खरीदारी है भारत लगातार घटा रहा है क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर है। अमेरिका भी चाहता है कि आप रूस से तेल खरीदारी कम करें और कहीं न कहीं जो ट्रेड टैरिफ वॉर है एक विवाद की वजह भी है। लेकिन रिलायंस के जरिए ही सबसे ज़्यादा खरीदारी हो रही थी और जो जामनगर रिफाइनरी है उसमें लगभग 50% जो रूस का जो यूराल क्रूड है उसका इस्तेमाल हो रहा था, जो कि 2021 में उसका शेयर
3% के आसपास था, तो 3% से बढ़ते बढ़ते 2025 में ये 50% के आसपास पहुंच गया था। अब होता यह है कि यूराल क्रूड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पर है। रशिया जो क्रूड बेच रहा है, एक तो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है, बाकी देश भी दबाव बनाते हैं कि आप हमें डिस्काउंट दीजिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक रिस्क लेके आपसे क्रूड की बाइंग कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी का। तो उसके चलते 19 से $25 प्रति बैरल के आसपास के हम देखते हैं कि डिस्काउंट मिले हुए थे। और अब मान लीजिए कि डिस्काउंट अगर ये नहीं मिलते हैं, अगर रिलायंस को कहीं और से क्रूड खरीद के प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं और बेचने पड़ते हैं, तो फिर मार्जिन कम हो जाएंगे और रिफाइनिंग मार्जिन पर भी उसका हम प्रेशर निश्चित तौर पर देखेंगे। तो जीआरएम्स प्रभावित होंगे, जीआरएम्स प्रभावित होते हैं तो हम देखेंगे कि जो ओवरऑल जो फाइनेंशियल्स हैं रिलायंस के वो भी इंपैक्टेड होंगे। अगर हम ओवरऑल अगर हम पूरे देश की बात करें तो प्रति दिन हम लगभग 20 लाख बैरल की क्रूड की खरीदारी कर रहे थे रूस से जून 2025 में, जो दिसंबर तक घटते घटते 12 लाख बैरल पर आ गई है, जो कि 40% के आसपास कम है। तो भारत भी घटा रहा है और सबसे ज्यादा परचेज हमारा रिलायंस के जरिए हो रहा था। इसके चलते रिलायंस के शेयर में भी आज हम देख रहे हैं कि थोड़े से कॉम्प्रेस हो सकते हैं कि फाइनेंशियल्स, उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर टूट रहा है। और थोड़ा बड़ा नहीं, मतलब 100 रुपए रिलायंस का टूटना मायने रखता है। आज हमने 1500 रुपए के भी नीचे के लेवल देखे। अब ये ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट्स हैं ये तो परसों की हैं। ये 1847 मॉर्गन स्टैनली के टारगेट, यूबीएस के भी 1820 के टारगेट, जेफरी जेपी मॉर्गन के 1700-1800 से टारगेट। लेकिन देखते हैं कि आज शाम को कौन कौन सी रिपोर्ट्स आती हैं और फिर रिलायंस को लेकर, क्योंकि बाकी चीजें ठीक है देखिए, लेकिन ये एक बड़ा मसला है। एक बड़ा रेवेन्यू रिलायंस का पेट्रोकेम कारोबार से आता है, तो उस पर थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूं कि शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट आ सकता है और उसके चलते बाजार थोड़ा सा चिंतित है और 1500 रुपए के भाव फिर से लौट के आ गए हैं 1611 रुपए का हाई बनाने के साथ। हमारे साथ राजेश अग्रवाल जुड़ गए हैं ओम कैपिटल से। राजेश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। राजेश पालविया भी हमारे साथ ही हैं। राजेश अग्रवाल जी पहले आपके पास आएंगे। सर इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं और क्या ये जो फॉल आया है, क्या ये एंट्री का लेवल मिल रहा है निवेशकों को? अभिषेक जी, विश्व मोहन जी और भी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। मेरे हिसाब से तो रिलायंस में ये एक एंट्री की अपॉर्चुनिटी है, खास करके उन लोगों के लिए जो मध्यम से लंबी अवधि के नजरिया रखते हैं। ट्रेडिंग की मैं बात नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए जैन साहब हैं, वो बेटर आइडियाज देंगे लेवल्स वगैरह का। लेकिन जो कल और आज में गिरावट देखी गई, कल 1611 रुपए का हाई था, आज लगभग 1500 आ गया, माने आप समझ लो 111 रुपए के आसपास ऊपर से टूट गया है, जो कि लगभग 6.5-7% के आसपास आता है। वो क्या है कि पिछले कुछ एक दिनों में ही अगर आप देखेंगे तो बहुत रफ्तार से बढ़त हुई थी और उस कारण से एक करेक्शन आना लाजमी था। ट्रिगर अब कुछ भी हुआ हो, ट्रिगर आज सुबह जो स्टेटमेंट आई कि रशियन ऑयल शिपमेंट्स को खारिज किया गया है रिलायंस की तरफ से, तो उस कारण से ये गिरावट आई। वेनेजुएला में जो भी पिछले हफ्ते हुआ उसको लेकर के लोगों में ये चिंताएं बनी है कि शायद क्रूड के प्राइसेस बहुत वोलाटाइल हो जाएंगे, शायद थोड़े बढ़ भी जाएं, इस वजह से ये हो रहा है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रिलायंस के पास एक कॉम्प्लेक्स रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज है, जिसके कारण से वो उतनी दिक्कत नहीं आएगी या उतने मार्जिन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके अलावा अगर अपने दूसरी तरफ देखें तो रिलायंस की जो पिछले बार एजीएम हुई थी उसमें क्लियरली मैनेजमेंट ने कहा था कि वो डीप टेक कंपनी एक तरीका से बना रहे हैं, जिसके कारण से वो रिलायंस इंटेलिजेंस एक एआई सॉल्यूशंस में जा रहे हैं। मेटा और गूगल के साथ उन्होंने टाई अप किया है। टेलीकॉम में सब्सक्राइबर वॉल्यूम्स पे ध्यान दे रहे हैं, सब्सक्राइबर वॉल्यूम से हट करके आरपूस पे ध्यान दे रहे हैं, जहां पे एबिटा ग्रोथ अच्छी आएगी। एफएमसीजी में 1 मिलियन आउटलेट बन गया है, न्यू एनर्जी में जा रहे हैं, रिटेल में 19,000 प्लस स्टोर्स हैं और मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा था कि जून तक शायद जियो का आईपीओ आ जाए। तो ये सारी चीजें अभी आने वाले दिनों में होने वाली हैं। ये गिरावट को मेरे हिसाब से अगर आपको निवेश करना है तो एक अपॉर्चुनिटी है आपको एक्यूमुलेट करने के लिए। बिल्कुल, अगर आपको एक्यूमुलेट करना है तो ये जो गिरावट है अपॉर्चुनिटी है। और मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट आई थी ना, मॉर्गन स्टैनली ने ये कहा था कि 2026 बहुत ही क्रूशियल ईयर होने वाला है। उन्होंने आप राजेश जी जो आप जिक्र कर रहे हैं जियो के आईपीओ का, उसका भी उन्होंने हवाला दिया था और कहा था कि हर क्वार्टर में एक की ट्रिगर होगा री रेटिंग का रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। तो जो निवेशक हैं मुझे तो मतलब आप बिल्कुल आपके राय से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि 1500 रुपए का भाव मतलब लग रहा था कि नहीं बस छूट चुकी है, 1600 रुपए के ऊपर निकल गया था, तो एक अपॉर्चुनिटी निवेशकों के लिए निश्चित तौर पर बन सकती है।
हमारे साथ राजेश पालविया जी भी हैं। पालविया जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए सर। राजेश जी, आपने जरा आप स्टॉक बता दीजिए कि कहां पर ट्रेड को लेकर आप बुलिश हैं, और एक राय रिलायंस में एंट्री के लिहाज से बताइए, क्या इस भाव पर एंट्री कर लें? वैसे तो मतलब निवेश में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन आप बताइए कि क्या प्राइस सही रहेगा? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहले रिलायंस पे चर्चा कर लेते हैं कि जिस तरीके राजेश जी ने भी बताया कि निवेश के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है गिरावट, और हमें लगता है कि जो अपने पोर्टफोलियो में इसको लंबी अवधि के लिए अपनी पोर्टफोलियो में इसको हिस्सा बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है करेक्शन, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में ये एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक रहा है, और स्टॉक के लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो अभी भी बुलिश है। नियर टर्म में जरूर एक गिरावट यहाँ पे बनी है, और हमने देखा है कि ये स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है, और अपनी एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पे आते हुए दिखा है। बट हमें लगता है कि कहीं ना कहीं यह जो प्राइस पॉइंट है, ये एक अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट है नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी। 1470 1480 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे इस करेक्शन के। हमें लगता है उसके आसपास भी मिलता है तो यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट की ही सलाह रहेगी। स्टॉक के लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है, जब तक ये स्टॉक 1400 के नीचे नहीं फिसलता है, इसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, मीडियम टर्म ट्रेंड बुलिश ही है, और ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करना चाहिए निवेशकों को। रही स्टॉक्स की बात, तो आज दो स्टॉक आइडियाज पे फोकस है, दोनों बाय साइड के हैं। पहला स्टॉक हमें जो पसंद आ रहा है वो है हेवल्स। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। नियर टर्म चार्ट पे स्टॉक कंफर्टेबली अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके की तेजी आज हेवल्स के चार्ट में बनी है, ये थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक एक हायर हाई लो फॉर्मेशन बना रहा है, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में एक अच्छे ट्रेंड रिवर्सल के साइन बनते हुए दिखे, और अपसाइड के टारगेट हम 1530 1540 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑन द डाउन साइड 1460 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो हेल्थ केयर सेगमेंट से, उसमें अपोलो हॉस्पिटल पे हमारा फोकस है। आज देखें इस वॉलेटिलिटी में भी फार्मा हेल्थ केयर स्पेस एक अच्छे मोमेंटम में है। अपोलो हॉस्पिटल का भी सिमिलर स्ट्रक्चर, एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद ऑलमोस्ट 8 से 10 वीक के करेक्टिव मूव के बाद यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन, फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से आज बाइंग इंटरेस्ट बना है, हमें लगता है अपोलो हॉस्पिटल में अप मूव बनते हुए दिखेगा 7450 7500 की तरफ। ऑन द डाउन साइड 7250 के आसपास स्टॉप लॉस रखने होंगे। 7250 अपोलो हॉस्पिटल के लिए स्टॉप लॉस का लेवल होगा, 7450 रुपए का होगा टारगेट। तो इस पर बुलिश है राजेश जी। बाकी हेवल्स को लेकर भी काफ़ी उम्मीदें हैं राजेश जी को। और हेवल्स के साथ साथ देखा कि जो कूलिंग सेगमेंट वाली बाकी कंपनीज हैं, वोल्टास ने तो आज 1500 रुपए का लेवल पार भी किया इंटरडे में। हेवल्स थोड़ा सा पहले रुका हुआ है, हेवल्स पर ज़्यादा अभी जोर है राजेश जी का। 1530 रुपए के टारगेट, 1460 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप ट्रेड कीजिए। और रिलायंस जब तक 1400 रुपए के ऊपर है, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। निवेश करना है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और वैसे भी जो 200 डीएमए, जिसको इन्वेस्टर डीएमए भी कहा जाता है, वो है 14.25। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, कुछ और शेयरों पर चर्चा करेंगे, कुछ एक्साइटिंग रिसर्च भी लेकर आएंगे, आपके जाएगा नहीं। In association with SBI, the banker to every Indian, truly. अरे बैटमैन का कर्ची कौन ले गया? गुल्लू, my new kitchen. What's wrong? तमीज से बात करो आंटी, आपके किचन में सब कुछ वाटरप्रूफ प्लाई से बना हुआ है, सो रिलैक्स। ग्रीन प्लाई के अल्टीमेट वाटरप्रूफ प्लाई से बना है। शाबाश। ग्रीन प्लाई का अल्टीमेट वाटरप्रूफ प्लाई, वाटरप्रूफ इंटीरियर्स का रिप्लाई। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. इम्तियाज जी के फादर को बीमारी के कारण अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। छुट्टी पे तो चल। AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। एवरी मंथ। सोच बदलो और बैंक भी।
बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। तो देखिए मार्केट फिलहाल कुछ ज़्यादा एक्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट इसी के साथ साथ कई सारे इंडिविजुअल काउंटर्स हैं जिनमें जमकर आप मूव देख पा रहे हैं। और उनमें से एक काउंटर है डिवीज़ लैब, जहाँ पर आज सिटी की रिपोर्ट आई थी। काफ़ी बुलिश कमेंट्री, आने वाले एक साल में उनका मानना है कि बहुत तगड़ी ग्रोथ जो है डिवीज़ लैब दिखा सकता है। खास तौर से जो उनके प्रोडक्ट पाइपलाइन है उसको लेकर काफ़ी बुलिश है। और आप सुबह से देख सकते हैं कि स्टॉक में एक मोमेंटम भी है। 4% से ज़्यादा की तेज़ी फिलहाल डिवीज़ लैब का काउंटर दिखा रहा है। और आज इसके अलावा भी कई सारे और काउंटर्स फार्मा स्पेस से रीबाउंड कर रहे हैं। हल्की फुल्की तेज़ी आप देखिए सन फार्मा में भी है, और कुछ और स्टॉक्स जो हैं वो थोड़े बहुत चल ज़रूर रहे हैं। बहुत बड़े मूव्स यहाँ पर नहीं है। बट एक बार राजेश पालविया जी, आपकी राय डिवीज़ लैब पे कैसे देख रहे हैं आप इसे? तो देखिए सृष्टि जी, फार्मा एज ए स्पेस हमें पसंद आ रही है, और हेल्थ केयर स्पेस से तो अपोलो हॉस्पिटल पे हमने अपनी बुलिश राय दी है। और आज देखें तो फार्मा में काफ़ी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना है। डिवीज उसमें वन ऑफ द स्टॉक है। स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन पिछले 4-5 हफ्तों से दिखा रहा था, लेकिन आज जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना है, अपनी एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है डिवीज का आज का मूव काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अब ये स्टॉक अगर 6600 के ऊपर ट्रेड करता रहा अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो ये मोमेंटम एक्सेलरेट होते हुए दिख सकता है। और स्टॉक में हमें लगता है फिर 6900 7000 तक की भी अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। तो बिल्कुल बाय करने की सलाह यहाँ पे 65-40 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें। और ये स्टॉक हमें लगता है थोड़े से पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बाय करें। 6900 से 7000 की तरफ ये बढ़ते हुए दिख सकता है। डिवीज़ लैब यहाँ पर रखेंगे नज़र, और 6900 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है ये काउंटर। ये फिलहाल राय आती हुई इस स्टॉक पे। बट इसी के साथ जितने और भी काउंटर्स हैं, ख़ास तौर से आप देखिए आज हॉस्पिटल काउंटर्स में से बहुत अच्छे मूव्स आप देख पा रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल की हमने ऑलरेडी चर्चा की, बट एक बार फोर्टिस पर भी नज़र डालते हैं। यहाँ पर भी लगभग 2% की तेज़ी है। लक्ष्मीकांत जी, मार्केट्स देखिए थोड़े ऊपरी स्तरों से नीचे ज़रूर आ रहे हैं, पर अब डिफेंसिव लौटते हुए दिख रहे हैं। खास तौर से फार्मा, खास तौर से आप कुछ सिलेक्ट एफएमसीजी काउंटर्स को देख लीजिए, उनमें एक अच्छे मूव्स हैं। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय रखते हैं आप इस पे, फोर्टिस पे कैसे देख रहे हैं आप इसकी चाल? जी हाँ सृष्टि जी, मार्केट में जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो वहां पर डिफेंसिव स्पेस ही में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अभी भी ट्रैक्शन बना हुआ है। फोर्टिस की अगर बात की जाए तो आज एक कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू हमें देखने को मिला है अब द लेवल्स ऑफ 915 का, और आज स्टॉक ने अपने 50 डीएमए लेवल को भी रिक्लेम किया है। और आज का जो फॉर्मेशन है वो बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है, तो यहाँ से भी अपसाइड के मूव फर्दर हमें देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर बात की जाए, अगर फोर्टिस अपने लोअर लेवल्स 910 के लेवल के ऊपर अगर इंटैक्ट रहता है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि 960 तक के लेवल्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बुलिश नजर आ रहा है जब तक फोर्टिस 910 के ऊपर ट्रेड करता है। फोर्टिस हेल्थ केयर, यहाँ पर भी एक अच्छा मूव आते हुए हम देख रहे हैं। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, हम ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। विश्वमोहन जी, Q3 के अपडेट्स जो हैं वो काफ़ी ख़राब रहे हैं। देखिए हर क्वार्टर JLR अपने नंबर्स जारी करता है कि कितने होलसेल्स यानी कितना प्रोडक्शन किया और कितनी रिटेल बिक्री रही है, और वहीं से निराशा हाथ लगी है। देखिए उनका साइबर अटैक था, US को लेकर दिक्कतें थीं, टैरिफ से कंसर्न्स थे, ये सबसे हम भली भांति जो है हम ये सारी चीज़ें पता है। और कंपनी ने ये भी बता दिया था कि इस क्वार्टर में 30,000 यूनिट्स तो आप ऐसे ही निकाल दीजिएगा, क्योंकि उसका साइबर अटैक का इशू उसकी वजह से देखने को मिलेगा। बट उसके बावजूद जो होलसेल्स के डेटा आए हैं वो 50,000 के आसपास रहे हैं, 59,200 अगर हम आंकड़ों की बात करें। और वहीं रिटेल्स के जो डेटा आए हैं वो भी उम्मीद से कम आते हुए दिखे हैं। तो ये जो नंबर्स रहे हैं, जो आप 59,200 का होलसेल्स देख रहे हैं, एनालिस्ट 80,000 से भी ज़्यादा के आंकड़े की उम्मीद कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा मिस है, पहला। दूसरा, कंपनी का ये भी कहना था कि चीज़ें नॉर्मलाइज होते हुए दिखेंगी, और पर अब वो ये कह रहे हैं कि मिड नवंबर में ही चीज़ें नॉर्मलाइज हुई हैं। हालांकि उनकी कमेंट्री में उन्होंने साफ किया था कि Q4 में जो है पूरी तरीके से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब उसको देखना तो फिलहाल ज़रूरी रहेगा। बट इस बार भी नॉर्थ अमेरिका, चाइना, यूरोप,
यूके तमाम मार्केट्स जो हैं वहाँ पर गिरावट ही दर्ज हुई है टाटा मोटर्स की तरफ से। तो देखिए, एक तो दिक्कतें ऑलरेडी चल रही थी और उसके बाद जो भी आंकड़े हैं वो भी फेवर नहीं करते हुए दिख रहे हैं। अब उम्मीद इसी पे है कि चौथी तिमाही जो कि शुरू हो चुकी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं और नॉर्मल हों। अब कंपनी के जब रिजल्ट्स आएंगे उसकी कमेंट्री पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि स्टॉक आज खुलते से ही 2-2.5% की गिरावट ज़रूर दिखा रहा था विश्व मोहन जी, बट हल्का रिकवर ज़रूर हुआ है। तो टाटा मोटर्स को लेकर ये अपडेट आपने दे दिया है। लेकिन सृष्टि, आज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसमें आज अच्छी तेजी दिख रही है। एक तो बिजनेस अपडेट वाली तो खबर थी ही, और आज जो एप्टेल की जो सुनवाई चल रही है, अपीलीट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर सुनवाई चल रही है। वो सुनवाई चल रही है CERC द्वारा जो जारी मार्केट कपलिंग नियमों के खिलाफ IEX ने जो एक याचिका दायर की थी, उसी पर सुनवाई हो रही है। और निवेशक इस सुनवाई के जो रिजल्ट्स आने हैं उसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट कपलिंग से IEX के जो मोनोपोली को खतरा हो सकता है। तो ये काफ़ी अहम अपडेट है और लग रहा है कि पॉजिटिव रिजल्ट कंपनी के पक्ष में आ सकता है। इस उम्मीद में ये तेजी आई है। वो अपडेट्स आते ही हम आपके पास लेकर आएंगे, लेकिन एक शार्प तेजी देखिए, 9% से ज़्यादा की तेजी यहाँ पर दिख रही है। राजेश पालविया जी, आपकी राय, IEX को लेकर अचानक से एक बड़ी तेजी आई है और ये जो सुनवाई हो रही है अपीलीट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी में, उस खबर को लेकर ये पॉजिटिविटी आई है। आपकी राय क्या है सर IEX को लेकर? तो बिल्कुल देखिए, एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है और काफ़ी बड़ा स्पाइक आज स्टॉक में देखने को मिला, और हमें लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी सरपास करने में कामयाब हुआ इस स्पाइक में। तो हमें लगता है कि यहाँ पे अब 144 के लेवल को क्लोजली वॉच करना चाहिए। अगर ये इसके ऊपर ही यहाँ पे सस्टेन रहता है तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग में स्टॉक यहाँ से 155 की तरफ, 155 158 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे। तो ट्रेल कर लें। स्टॉप लॉस जिन्होंने भी लोअर साइड पे बाय किया 144 के आसपास। ठीक है, 144 का स्टॉप लॉस, थोड़ा ट्रेल कर लीजिए। 9% की तेजी हम देख रहे हैं IEX में, लेकिन पहले काफ़ी गिरा था शेयर, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आरोप भी सामने निकल के आए थे और कई सारे प्रमोटर ग्रुप के लोग थे, ऐसी एंटिटीज थी जिनको बार किया गया था मार्केट में। लेकिन चलिए 3 बज गए और हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट एड 3 लेकर। आनंद, बताइए कहां पर एक्शन हो रहा है बाजार में, आज क्या हाइलाइट्स हैं? जी हाँ अभिषेक, आज बाजार की तरफ देखें तो मिला जुला एक्शन बाजार में देखने को मिल रहा है, लेकिन निफ्टी चूंकि लाल निशान में कारोबार कर रहा है तो गिरावट वाले सेक्टर की ही बात कर लेते हैं। रियल्टी सेक्टर, इसके पहले 3 से 4 दिन की तेज़ी अच्छी खासी दिख रही थी रियल्टी में, लेकिन आज रियल्टी शेयरों पर दबाव देखने को मिल रहा है। शोभा डेवलपर्स, ओबेरा रियल्टी, डेल्टा कॉप, इन तीनों शेयरों में करीब 1.5 से 2% की आज गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं वॉल्यूम वाले शेयरों की बात करें तो एक्सिस बैंक का शेयर देखेंगे तो एडवांसेस जो है 14% और डिपॉजिट 15% बढ़ा है। हरे निशान में आज शेयर कारोबार करता नजर आ रहा है और औसत से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वहीं ट्रेंड की बात करें तो जो बिजनेस अपडेट ट्रेंड के आए थे वो काफ़ी कमज़ोर रहे थे, साथ ही साथ जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है उनकी तरफ से भी ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी कमज़ोर रही है, जिसके चलते शेयर करीब 11 से 12% की गिरावट आज दिखा रहा है और औसत से 8 गुना ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेंड के शेयर में भी देखने को मिल रहा है। आज GM ब्रूवरीज ने अपने Q3 के नतीजे जारी किए हैं, उसकी बात कर लेते हैं। जो मुनाफा है वो 22 करोड़ से बढ़कर 42 करोड़ पहुंच गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ आय की बात करें तो आय 166 करोड़ से बढ़कर 202 करोड़ पहुंच गया है। वहीं एबिडा और एबिडा मार्जिन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, हालांकि आज शेयर में हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। श्याम मेटालिक्स की बात करें तो बिजनेस अपडेट दिया इन्होंने अपने Q3 के, जहां पर स्टेनलेस स्टील की बिक्री जो है वो 19% बढ़ी है। साथ ही साथ एवरेज रियलाइजेशन की बात करें उसमें भी 18% से ज़्यादा की बढ़ोतरी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिली है। लेकिन एल्यूमिनियम फॉयल बिक्री की तरफ देखेंगे तो 5% घटी है। साथ ही साथ एवरेज रियलाइजेशन जो है वो 8%, उसमें भी बढ़त देखने को मिली है। आज शेयर लाल निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। अदानी पावर की बात करें तो अदानी पावर में आज ब्लॉक डील हुई है करीब 22 लाख शेयरों की और शेयर में 1% ऊपर कारोबार शेयर करता नजर आ रहा है।
अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो आदित्य बिरला फैशन यानी एबी फैशन पर मॉर्गन स्टैनली की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दी है और जो लक्ष्य रखा है वो रखा है 175 रुपये का। इनका ऐसा मानना है कि जो आगे तिमाहियों में इनका प्रदर्शन है उसमें सुधार की उम्मीद जताई है। साथ ही साथ लाइफस्टाइल और दूसरे ब्रांड में 10% रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान भी जताया है। बेहतर ग्रोथ और आकर्षक वैल्यूएशन से शेयर को सपोर्ट मिल सकता है, ऐसा इनका मानना है, जिसके चलते शेयर आज हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। तो 3 बजे तक आज ये मेजर अपडेट थे जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आनंद। तो ABFRL यानी कि आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड आधे % ऊपर है, लेकिन आज रिटेल स्टॉक्स की जो स्थिति है ना वो कमजोर है। ट्रेंड एक बार जरा आप लेकर आइए। ट्रेंड की जो बिकवाली है और बढ़ गई है और ट्रेंड अब हो गया है करीब करीब 9% नीचे। दिन के निचले स्तर पर आपको ट्रेंड दिखाई देगा। रिटेल की कुछ और अगर हम शेयरों की बात करें, वी मार्ट में कमजोरी है 5% से ज्यादा की। आज 4000 रुपए का देखिए लो बनाए हैं ट्रेंड ने, वहां से थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। वी मार्ट कमजोर है। अगर आप स्विगी इटर्नल को देखेंगे, ये भी रिटेल स्टॉक्स ही हैं। स्विगी इटर्नल में भी कमजोरी है। स्विगी में 4-4.5% के आसपास की नरवी, और जो FPO वाला प्राइस था उसके भी नीचे हम स्विगी को जाते हुए देख रहे हैं। लगातार प्रेशर बिल्ड हो रहा है और जब से FNO में इंक्लूजन हुआ है इस शेयर की दिक्कतें हमने बढ़ती हुई देखी हैं। एक राय राजेश अग्रवाल जी आपसे लेना चाहेंगे सर, ये कैसे आप देख रहे हैं पूरे रिटेल स्पेस को? क्योंकि मतलब ग्रोथ 17% की ग्रोथ वैसे तो कम नहीं होती है, लेकिन जो पुरानी पिक्चर जिन्होंने देखी है ट्रेंड्स की, वो थोड़े निराश हैं कि अच्छा वो दिन कब लौट के आएंगे। अब कंपटीशन भी तो बड़ा है सर, और थोड़े डिस्काउंटिंग वाले मैकेनिज्म में कंपनियां काम करती हैं। ज़ूडियो वगैरह जो ब्रांड है, ऐसा नहीं कि उन बहुत ज्यादा मार्जिन होगा। आप कैसे देख रहे हैं ये पूरे रिटेल स्पेस को? रिटेल स्पेस को अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है आने वाले दिनों में, मुझे लगता है और बढ़ता हुआ नजर आएगा और डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। आज जो ट्रेंड के आए स्टैंड अलोन रेवेन्यू अगर आप देखो तो 5220 करोड़ के आया, 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ये जुदा बात है कि जो आपके एस्टिमेट्स थे या जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थे उसके नीचे आए, और सिर्फ इस बार नहीं, पिछले 2-3 क्वार्टर से एस्टिमेट से नीचे ग्रोथ आ रही है। और जो पर एवरेज स्क्वायर फुट का जो रेवेन्यू है उसमें डिक्लाइन आ रही है। स्टोर की एक्सपेंशन लेकिन अभी भी आप देखो बढ़े हुए हैं। 48 नए ज़ूडियो के स्टोर खोले हैं, 17 न्यू वेस्ट साइड के खोले हैं। पिछले इस तिमाही में कुछ दिनों पहले अगर आप देखो तो इन्होंने लैब ग्रोन डायमंड का भी एक नया स्टोर खोला था। और वेस्ट साइड में तो जो बढ़त है सो है ही। अगर आप ज़ूडियो में देखें तो वैल्यू रिटेल में बहुत अच्छी बढ़त बनी हुई है। लैब ग्रोन डायमंड में गए हुए हैं, ब्यूटी सेगमेंट में गए हुए हैं। इवन जो स्टार हाइपर मार्केट है इनका, वो भी एक बड़ी तरीके से बढ़त दिखा रहा है। अब ये वैल्यूएशन का जो फ्रॉड था वो मेरे ख्याल से निकल गया है। अगर ये इस गिरावट में 3900 4000 के लेवल्स तक आता है तो मैं समझता हूँ कि स्टैगर्ड भाव में थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाहिए। 90 का पी है सर, जस्टिफाइड है ये? सर रिटेल में अगर आप एक्सपेंशन देखो इनके, तो मेरे हिसाब से वो इसीलिए मैंने कहा है कि 3900 4000 के आसपास स्टैगर्ड भाव में आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपके अर्निंग्स बढ़ने लगेगी तो ऑब्वियसली पी री रेटिंग हो जाएगी। तो इस लेवल्स में मैं समझता हूँ कि जो वैल्यूएशन का फ्रॉड था, आज की डेट में 90 की पी है, लेकिन आप पहले देखो तो कितने हाई पी से कट करके आ रहा है। तो वहां से मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप दूसरे को भी अगर देखोगे, आज आपने अभी थोड़ी देर पहले इटर्नल या स्विगी या उन लोगों की बात करी, उनके पी देखोगे तो फिर आपको ये सस्ता नजर आएगा। सही बात सर, और निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए। और ट्रेंड देखिए मजबूत पेरेंटेज है। स्टोर एक्सपेंशन तो लगातार हो रहा है। ज़ूडियो हो, वेस्ट लाइफ हो, आंकड़े कंपनी ने शेयर किए हैं। अब ये है कि अगर आप 5 साल में देखेंगे तो शेयर ने लगभग 500% का रिटर्न दिया है। 7500 रुपए के बेहद करीब पहुंच गया था। तब तो वैल्यूएशन स्काई रॉकेट हो गए थे और वहां से तो काफी ज्यादा फ्रॉड छट गया है। बढ़िया कंपनी, अब आपका कंफर्ट अलाउ करता है तो आप ट्रेंड के बारे में विचार कर सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे आए तो और अच्छी बात है। लेकिन हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, अमरदेव सिंह हैं। अमरदेव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अमरदेव जी, बाजार में तो आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा डाइवर्जन है। निफ्टी बैंक की जो चाल है थोड़ा विपरीत दिशा में है, क्योंकि रिलायंस की जो कमजोरी है वो छट नहीं रही है। इंट्राडे कोई खास रिकवरी आई नहीं है। आपके ट्रेड्स कौन से हैं सर? आज कहां पर आप दांव लगाने की सलाह देंगे?
पहला जो ट्रेड है वो आईसीआईसीआई बैंक है, बिकॉज यदि आज हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक में काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी मूवमेंट हमें आज देखने को मिली है। और पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह की मूवमेंट हम आईसीआईसीआई बैंक में देख रहे हैं और ख़ास करके आज, तो मैं ये मानता हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक ही, मतलब बैंक्स में कुछ बैंक्स में थे जिसमें उतनी परफॉर्मेंस, इधर कुछ समय से कंसोलिडेशन चल रहा था, तो मैं ये मानता हूँ कि करंट लेवल्स पे इसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है आईसीआईसीआई बैंक में फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 1463, और इसमें स्टॉप लॉस जो है वो 1357 का रखा जा सकता है। तो ये एक स्टॉक है फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस। और दूसरा एक स्टॉक है वो फार्मा स्पेस से है, बिकॉज फार्मा में भी आज हम काफ़ी अच्छी मूवमेंट देख रहे हैं। हालांकि जिस स्टॉक के बारे में बात करूंगा उसमें कंसोलिडेशन हमें ज़्यादा देखने को मिला है फिलहाल, बट ये स्टॉक 1530 के ऊपर सस्टेन करता है। मैं सिप्ला के बारे में बात कर रहा हूँ, 1525-30 के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसमें एक अच्छी रैली करीब 100 रुपीज़ की, मतलब टुवर्ड 1623 तक एक अपसाइड देखा जा सकता है। और इसमें एक स्टॉप लॉस 1473 का रखा जा सकता है, बिकॉज सिप्ला में हम क्या देख रहे हैं कि ओवरऑल कंसोलिडेशन है, डाउनसाइड सीम्स टू बी लिमिटेड। इसने एक डिप मारा भी था कुछ दिन पहले, उसके बाद वहां से बाउंस बैक है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि 1530 के ऊपर सस्टेन करना, क्लोज करना जरूरी है। उसके ऊपर ही सस्टेन करता है जिसमें एक अच्छी रैली बन सकती है। 1600 के टारगेट के लिए आपकी तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। एक और स्टॉक जिस पे हम सुबह में भी हमने चर्चा किया था, वारी एनर्जीज। वारी एनर्जीज में अगर देखिए तो 9 दिनों में करीब 15% से ज़्यादा ये स्टॉक टूट गया है, और एक कंपनी की सब्सिडियरी के जरिए 1000 करोड़ से ज़्यादा का फंड रेज का भी प्लान, ये खबर भी आई थी एक्सपेंशन प्लान के लिए, एडवांस्ड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन ये स्टॉक में हाल में ही जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट से ये एफएनओ में भी शामिल हुआ है, लेकिन लगातार बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पर गिरावट दिख रही है। वारी एनर्जीज को लेकर अमरदेव सिंह जी, आपकी राय क्या है? देखिए, वारी इंजीनियरिंग तो इसमें लगातार, आपने सही कहा, लगातार एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। और ये फिलहाल इसमें जो मूवमेंट हुई है ऑलमोस्ट फ्रॉम 3800 से ये 2600 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी काफी नेगेटिव है, तो फ्रॉम एन इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव तो मैं ये मानता हूं कि जो नीचे का स्तर है जहां इसे सपोर्ट मिल सकता है, दैट इज समवेयर अराउंड द 2600। ये करंट लेवल्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, 2600 लेवल्स। यदि इसके नीचे ट्रेड करता है तो इसमें फर्दर एक सेलिंग प्रेशर हमें दिख सकती है टुवर्ड्स 2500। तो 25-2600 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। पर यदि मैं चार्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो वो क्लियरली दिखाता है कि इसमें देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ नेगेटिव प्रेशर एंड मोमेंटम। तो यदि बाउंस बैक होता भी है तो दैट विल बी अ टेम्परेरी बाउंस बैक इन द स्टॉक। ये है वारी एनर्जीज पर आपकी राय। लेकिन एक अपडेट ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो आईपीओ की तैयारियां शुरू कर दी है। 2 से 3 महीने में डीआरएचपी फाइल होने की उम्मीद है। इस पर और ज़्यादा डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी अनुराग जोशी हैं। अनुराग, बताइए क्या डिटेल्स हैं? रिलायंस इंडस्ट्री जो कि भारत का एक दिग्गज कॉन्ग्लोमरेट है, उसने 2 बैंकों के साथ जियो प्लेटफॉर्म के आईपीओ के चलते काम शुरू कर दिया है। कोटक महिंद्रा कैपिटल और मॉर्गन स्टैनली के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज ये जियो प्लेटफॉर्म के आईपीओ के ऊपर अभी काम शुरू कर दिया है। और ये जो जियो प्लेटफॉर्म का जो आईपीओ है, अगले 3 महीने के दौरान इसमें जो बैंक्स हैं उनकी नियुक्ति हो सकती है, और जो डीआरएचपी सेबी के साथ फाइल होता है उसमें भी पहल हो सकती है। और ये जो आईपीओ का जो मूल्यांक है, जो कि वैल्यूएशन है, वे करीब $160 बिलियन आंका गया है। और जो आईपीओ का जो टोटल साइज़ है वो $4 से $6 बिलियन अभी इसके बारे में आंका गया है। ये भारत का सबसे बड़ा आईपीओ होगा अब तक का, अगर ये आईपीओ आता है। और जो भी अभी आईपीओ होता है वो जो सेबी के जो नियम हैं एमपीओ को लेके, मिनिमम पब्लिक ऑफर को लेके, जिस पे वो सेबी को ये नॉर्म्स को नोटिफाई करना है, उसके अंतर्गत ये आईपीओ का क्या साइज़ होगा,
और वो उसके चलते उसका फैसला लिया जाएगा। अभी से पहले अभी तक का जो सबसे बड़ा आईपीओ था वो 3.3 अरब डॉलर का Hyundai मोटर इंडिया का आईपीओ था, 2024 में वो आया था। और जियो प्लेटफॉर्म भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी है। इसके 50 करोड़ जो सब्सक्राइबर्स हैं और 36 करोड़ रुपए इसकी रेवेन्यू थी दूसरे क्वार्टर के FY26 में, और 52% इसकी एबिटा मार्जिन रही है। तो ये देश का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है और देखते हैं कब तक ये आता है। फर्स्ट हाफ में आने की संभावना यहाँ पर दर्ज की थी। मुकेश अंबानी ने पिछले एजीएम में इन्होंने ऐलान भी किया था कि 2026 के कैलेंडर ईयर के फर्स्ट हाफ तक ये आईपीओ आ सकता है। चलिए, लेकिन एक और स्टॉक है उस पर नज़र डाल लेते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी आज ये काफ़ी गिरा हुआ है, और आज ही नहीं पिछले कुछ दिनों में आप देखें तो 13-14% तक ये टूटा है पिछले 15-20 दिनों में अगर आप देखेंगे। और हाल में एक रिपोर्ट भी आई थी DRAM की कि स्टोरेज की जो ग्लोबल क्षमता है उसमें 30 से 40% की बढ़ोतरी हुई है। और हालांकि कंपनी की तरफ से जो रेवेन्यू के अनुमान है उसमें कटौती की संभावना यहाँ पे दर्ज की गई। तो ब्रोकरेज फर्म का भी यहाँ पर की जो रिपोर्ट थी उनमें उन्होंने भी कहा था कि अर्निंग्स ग्रोथ में आगे चलकर सुस्ती दिख सकती है। ये असर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक डिक्सन टेक्नोलॉजी पे राजेश पालविया जी, आपकी राय क्या है? तो देखिए, स्टॉक एक करेक्टिव फेज में ही गुजरते हुए दिख रहा है, और अगर हम देखें तो इस सेगमेंट की सारी कंपनियों में ये सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर देखने को मिला है। डिक्सन टेक में देखें तो वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है। सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिखे। स्टॉक अपने सारे ही नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ऑलरेडी फिसल चुका है। तो अभी हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे दबाव और कंटिन्यू रहे। स्टॉक में जो इमीडिएट लेवल देखने को मिलता है डाउन साइड में वो करीब 11,650 के आसपास। अगर वो टूट जाता है तो ये स्टॉक में हमें लगता है फिर गिरावट 11,400 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकती। तो अभी थोड़ा वेट करना चाहिए स्टॉक को। सिर्फ उसी पैरामीटर पे नहीं बाय करना चाहिए कि स्टॉक काफी करेक्ट हो गया है तो अभी यहाँ बाय कर ले। कोई भी अर्ली साइन भी यहाँ पे अभी रिवर्सल के नहीं बने। इसमें रिवर्सल जो बनना है वो जब तक ये स्टॉक 12,300-400 की रेंज को क्रॉस नहीं करता है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, छोटे मोटे उछाल में इसमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। राइस की स्ट्रैटेजी ही अपनाइए जब डिक्सन टेक की बात हो। और देखिए, डिक्सन टेक ही नहीं, आप केन्स ले लीजिए, सिरमा SGS ले लीजिए, पूरा EMS काउंटर जो है वो फिलहाल प्रेशर में ही है आज। बल्कि एक ब्रोकरेज हाउस की पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई है, उन्होंने फिर से आगे लंबी अवधि के ग्रोथ पर अपना भरोसा जताया है। बट मार्केट को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। डिक्सन और केन्स तो लाल निशान में है ही, सिरमा फिलहाल फ्लैट ट्रेड करता हुआ। पर चलिए, अब कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं। हमारे एक्सपर्ट से उनके BTST या फिर STBT आइडियाज भी समझते हैं। और अमरदेव सिंह जी, पहले क्यों ना आप ही बताइए क्या होंगे आपके BTST ट्रेड्स? देखिए, उसमें मैं SBI कार्ड्स पे बात करना चाहूँगा। SBI कार्ड्स को एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से उसमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर दिख रही है। हालांकि स्टॉक जो है वो 900 के क्लोज करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो 900 के ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छी रैली इसमें बन सकती है टुवर्ड्स 945-950 लेवल्स। तो मैं ये मानता हूँ कि इस स्टॉक पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और स्टॉक का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो बिलो 860 है। तो रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से भी एक अपॉर्चुनिटी इसमें देखी जा सकती है। तो SBI कार्ड्स यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। साथ ही स्टॉप लॉस और टारगेट्स भी उन्होंने दिए। पर राजेश जी, आपकी तरफ से क्या कुछ ट्रेड्स रहेंगे? राजेश पालविया जी। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक तो काफी मोमेंटम है। हमें लगता है यहाँ पे वरुण बेवरेजेस को भी फोकस में रखा जा सकता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है। हमें लगता है ये स्टॉक में एक अच्छा अपमूव यहाँ से अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में 530-540 तक की अपसाइड अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकती। तो वरुण बेवरेजेस बाय करने की सलाह है विद स्टॉप लॉस ऑफ 480। वहीं अगर हम देखें तो हेल्थ केयर स्पेस पे अपोलो हॉस्पिटल तो हमने शो की शुरुआत में दिया था। फोर्टिस भी यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है BTST पॉइंट ऑफ व्यू से। ये स्टॉक भी हमें लगता है कि एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करेगा टुवर्ड्स 965-970। ऑन द डाउन साइड 930 के आसपास स्टॉप लॉस होंगे। और तीसरा स्टॉक जो हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है बैंकिंग स्पेस से, और उसमें इंडसइंड बैंक
को भी फोकस में रखा जा सकता है। स्टॉक में जिस तरीके के ब्रेकआउट एक मल्टीपल सप्लाई जोन के आते हुए दिखे हैं वीकली चार्ट पे, ये स्टॉक में हमें लग रहा है 940 की तरफ ये स्टॉक बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखेगा। तो इंडसइंड बैंक बाय करने की सलाह विद स्टॉप लॉस ऑफ 902। ये 3 काउंटर्स जहां पर आप रख सकते हैं नज़र। हॉस्पिटल काउंटर्स पे नज़र है, वरुण बेवरेजेस और साथ ही साथ बैंकिंग स्पेस में के भी जो है फिलहाल राजेश जी ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। बट राजेश अग्रवाल जी, आज जितनी भी वाइट गुड कंपनीज हैं उनमें फिर से एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। चाहे आप हैवेल्स ले लीजिए, ब्लू स्टार, चुनिंदा काउंटर्स बस कर रहे हैं। हाल फिलहाल इनकी जमकर पिटाई भी हुई थी, उसके पीछे के कारण हमें पता है कि इस बार जो है वो सर्दियाँ तो थी ही, मॉनसून काफ़ी अच्छा था, तो बिक्री की जितनी उम्मीद थी वो हुई नहीं। बट अब क्या वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं? क्या इस स्पेस में से कोई स्टॉक जो कि आपको फिलहाल पसंद आ रहा हो? क्योंकि ना ही सिर्फ आज बल्कि 2-3 दिन से हम इसकी चर्चा भी कर रहे हैं और इन काउंटर्स में भी अच्छा मूव है। दृष्टि ऐसा है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा बाउंस बैक आए, क्योंकि बहुत ऊपर से पिटे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस तिमाही के नंबर अगर आएंगे तो वहाँ थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा। कॉपर के प्राइसेस, एल्यूमिनियम के प्राइसेस सब बहुत हाई लेवल्स पे हैं, तो जिससे मार्जिन्स में प्रेशर रहेगा। लेकिन मैं साथ में जोड़ दूं कि वो नतीजों के बाद जो गिरावट आएगी वो एक अपॉर्चुनिटी होगी एक्यूमुलेट करने के लिए। खास करके आज की डेट में भी मुझे लगता है कि ब्लू स्टार बहुत अंडर वैल्यूड है। न केवल उनका डोमेस्टिक कारोबार देख लो, इंटरनेशनली भी अच्छे कारोबार कर रहे हैं, नए लॉन्चेस कर रहे हैं, रूम एसी में अच्छा कारोबार कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। तो और ऊपर से बहुत अच्छा टूट चुका है। तो यहाँ पे हम अभी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। बाकी जो दूसरी कंपनियां हैं जैसे वोल्टास वगैरह, वहाँ थोड़ी सी रुक के कोई गिरावट आए वहाँ एक्यूमुलेट करना चाहिए। वायरिंग में हैवेल्स और केईआई ये दो हमारी रडार पे हैं इस वक्त। पॉलीकैप में थोड़ा करेक्शन आता है तो खरीदारी करनी चाहिए। है इन सारे स्टॉक्स पर। लेकिन एक और स्टॉक पे चर्चा करते हैं, फिर मेटल्स पे चर्चा करेंगे। वरुण बेवरेजेज अच्छी तेजी दिख रही है, 2.5% के आसपास की तेजी दिख रही है। और हाल ही में कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका की कंपनी ट्विजा के अधिग्रहण को लेकर बाजार में ये पॉजिटिव माहौल आया है और अच्छी तेजी दिख रही है। 2.25% ब्रोकरेज हाउसेस के 600 रुपये तक के भी टारगेट यहाँ पर हाल में आया। लेकिन एक खबर है कि एल्युमिनियम शेयरों में आज चमक क्यों देखने को मिल रही है, इस तेजी के पीछे क्या वजह है, बताने के लिए अभिषेक के पास कुछ रिसर्च है। अभिषेक बताइए क्यों ये तेजी है, क्या बड़े ट्रिगर हैं? विश्व, देखिए वजह सबसे बड़ी तो यही है कि डिमांड अपनी जगह पर इंटैक्ट है और सप्लाई कहीं ना कहीं उसको लेकर कंस्ट्रेंट्स हैं या फिर कुछ कुछ उसमें हर्डल्स आ रहे हैं। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि चाहे वो एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, कहानी एक जैसी है। और एल्युमिनियम की जो कीमतें हैं 3 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई हैं और 2022 के बाद पहली बार एल्युमिनियम पर जो कीमतें हैं $3000 प्रति टन के ऊपर गई हैं। और उसकी वजह यह है कि चाइना से प्रोडक्शन थोड़ी सी बाधित हुई है और उसकी वजह यह है कि जो स्मेल्टर्स हैं उनकी कैपेसिटी पर कैप लगा दिया गया है चाइना में। यूरोप में भी जो प्रोडक्शन है वो उसमें थोड़ी सी कमी आई है। वजह यह है कि जो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची चली गई हैं और उसके चलते हम देख रहे हैं कि एल्युमिनियम को सपोर्ट मिला है। साथ साथ कंस्ट्रक्शन हो गया, रिन्यूएबल हो गया, अगर हम भारत की बात करें तो डेटा सेंटर हो गया, यहाँ पर भी इन चीज़ों की एल्युमिनियम, कॉपर वगैरह इनकी मांग लगातार इंटैक्ट है और हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी बन रही है। अगर हम स्पेशली एल्युमिनियम शेयरों की बात करें तो नैल्को, हिंडाल्को, वेदांता आप देखेंगे कि 17 से लेकर 30% एक महीने में चल गए हैं। और अगर हम साल भर की बात करें तो लगभग 40 से 75% के आसपास रिटर्न इन तीनों के तीनों शेयरों ने दिए हैं। मेटल इंडेक्स ने भी आज नया हाई बनाया है 11,652 का और हम देख रहे हैं कि एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक कीमतों में जिस तरह की तेजी है उससे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी मेटल इंडेक्स साल भर में 37% ऊपर है। अगर हम महीने भर की बात करें तो 14% की जबरदस्त तेजी हमने देखी है। ट्रिगर आगे हम देख रहे हैं कि देखिए यूएस में ब्याज दरों में कटौती हुई है, डिमांड अपनी जगह पर कायम है, सप्लाई कम है, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नरम है और बजट आगे हमारा खड़ा है। बजट में इंफ्रा को लेकर अगर बूस्ट आए तो निश्चित तौर पर यह भी आगे सपोर्ट करेगा। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं और उसके चलते हम देख रहे हैं कि तेजी बनी हुई है। नैल्को में आज जबरदस्त प्रदर्शन, ये शेयर रिकॉर्ड हाइस पर एक महीने में देखिए 30% ऊपर। एक जरा राय लेते हैं। अमरदेव जी, क्या राय होगी आपकी नैल्को, हिंडाल्को को लेकर, जिन्होंने तेजी किया है, क्या तेजी को कैरी करें? अभी भी जो ट्रेंड हमें देखने को फिलहाल मिल रहा है वो कहीं ना कहीं वो ट्रेंड स्ट्रेंथ बरकरार है। एक होता है कि फैटीग एक देखने को मिलता है कि अब बहुत ज्यादा मार्केट बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया, तो
सेलिंग प्रेशर, वैसा कुछ अभी फिलहाल नाल्को में नहीं दिख रहा है। बट ये मैं जरूर कहूंगा कि जिन्होंने भी पोजीशंस बना रखे हैं, दे शुड ट्रेल देयर स्टॉप लॉस। जैसे फॉर एग्जांपल नाल्को के बारे में बात करूं तो अभी 347 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो क्रूशियल शॉर्ट टर्म सपोर्ट है दैट इज बिलो 320, तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि जब इसमें वोलेटिलिटी और जब एक्सट्रीम वोलेटाइल मूवमेंट आएगी तो देन दैट विल बी वेरी शार्प। तो मैं ये मानता हूं कि स्टॉक में फिलहाल बने रहें स्टॉप लॉस के साथ। रुपए के स्टॉप लॉस के साथ नैल्को के शेयर में आपको बने रहने की सलाह है। बेहतरीन आज का सत्र रहा है, 5% ऊपर ये शेयर बंद होने जा रहा है और हाई रहा आज का 351 रुपए 70 पैसे का नैल्को के लिए। चलिए, लगभग 2 मिनट के आसपास का समय रह गया है और बाजार में हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। आज का जो मेजर हाईलाइट कि 2 बड़े शेयर जिनका वेटेज निफ्टी में 21% का है वो कमजोर रहे और बाजार मतलब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी रिकवर करके हर निशान में आ नहीं पाया। रिलायंस 4.5% कमजोर होने जा रहा है क्योंकि रूस के क्रूड को लेकर उन्होंने सफाई जारी की कि नहीं कोई वेसल नहीं आ रहा है वहां से, तो थोड़ा सा जीआरएम्स वगैरह को लेकर टेंशन है। एचडीएफसी बैंक में हमने देखा कि एलडीआर रेशियो बढ़ के 99 पहुंच गया है और निवेशक थोड़े से चिंतित हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शन ना लग जाए रेगुलेटर यानी कि आरबीआई की तरफ से। और एचडीएफसी बैंक 2 सत्र में 4% टूटा है और रिलायंस हम देख रहे हैं कि कल के हाई से लगभग 7% नीचे आके कारोबार करता हुआ आपको नजर आ गया। तो इन दोनों शेयरों ने ही आज माहौल खराब करने काम किया। कुछ और शेयर जहां पर चिंताएं बढ़ती हुई देखी, ट्रेंट में ग्रोथ को लेकर चिंता है, हालांकि ऑपरेशनल जो अपडेट्स आए वो ठीक ठाक ही आए, 17% की रेवेन्यू ग्रोथ है, ज़ोडियो वेबसाइट के स्टोर बढ़े हैं, लेकिन ट्रेंड में जो गिरावट रही लगभग 8.5% की रही और दिन के निचले स्तर पर ही ट्रेंड की क्लोजिंग होनी जा रही है। ये कुछ कमजोरी वाले शेयर रहे और निफ्टी की जो गिरावट है 26,100 की लेवल को आज निफ्टी ने होल्ड किया है। हालांकि 26,200 एक क्रूशियल सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा था, उसको ब्रीच किया है निफ्टी बैंक। रिकॉर्ड हाई से लगभग 300-325 पॉइंट ये नीचे आ गया है शेयर, 70 अंकों की हल्की सी बढ़त पर बंद होने जा रहा है। आज जो बाजार में जो तेजी वाले खिलाड़ी रहे, निश्चित तौर पर आईसीसी बैंक 2 महीने के ऊपरी स्तर पर यह शेयर पहुंच गया है, लगातार तीसरे सत्र में तेजी रही है और 1415 रुपए तक पहुंच गया फ्यूचर्स में आईसीसी बैंक के भाव। बाकी कंजम्पशन में हमने देखा कि एचयूएल, टाटा कंज्यूमर जैसे शेयरों को बेनिफिट मिला। एसबीआई ने आज बढ़िया तेजी दिखाई, टीसीएस ने भी बाजार को सपोर्ट करने काम किया, तो ये कंट्रीब्यूटर्स रहे। लेकिन रिलायंस की गिरावट इतनी ज़्यादा थी और एचडीएफसी बैंक की कि ये बाकी शेयर निफ्टी को हर निशान में ला नहीं पाए। एचडीएफसी लाइफ में भी आज हमने अच्छी स्ट्रेंथ देखी और बजाज ऑटो को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट आई थी, तो बजाज ऑटो उसका बेनिफिशियरी रहा। आईएक्स को लेकर हाल फिलहाल अभी कुछ देर पहले खबर आ रही थी मार्केट कपलिंग वाली, इस पर आगे सुनवाई अभी जारी रहेगी। तो 8.5% का उछाल हमने आईएक्स के शेयर में देखा। लास्ट आवर के ट्रेड में एक अपसर्ज आया अचानक से। बाकी मेटल वाले शेयरों में मोमेंटम आज अच्छा खासा रहा और फार्मा में लुपिन डिवीज में आज बढ़िया आज हमने कारोबार होता हुआ दिखा। लेकिन जो कैपिटल गुड्स वाले शेयर थे वहां पर बिकवाली रही। कमिंस के शेयर में आज हमने कमजोरी देखी। इसके अलावा हमने केसी इंटरनेशनल के शेयर को आज हमने कमजोर होते हुए देखा। लेकिन सबसे ज्यादा कमजोरी वायदा में भी ट्रेंट और आरआईएल, तो चाहे निफ्टी की कहानी या फिर वायदा की, ये दोनों के दोनों शेयर आज रहे हैं टॉप लूजर। क्लोजिंग हो गई है, निफ्टी ने क्लोज किया है 76 अंक नीचे, यानी कि जो हाईज बने थे वहां से लगभग 200 अंक नीचे निफ्टी अब आ चुका है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो अपने रिकॉर्ड हाई से लगभग 350 अंकों के आसपास की नरमी आ गई है। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो कुछ यूं रहा कि 1085 शेयर आज चढ़े हैं, 1800 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के दिन। आईटीसी में कमजोरी और बढ़ गई है, 340 रुपए के भी नीचे ये शेयर फिसल गया था। 2% की नरमी के साथ आज के सत्र में इसने क्लोजिंग की है। चलिए इसी के साथ इशू को यहाँ पर समेटेंगे और अपने मेहमानों से हम अलविदा लेंगे। अमरदेव जी, राजेश अग्रवाल जी, राजेश पालविया जी, आपका बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और बढ़िया ट्रेडिंग टिप्स और इन्वेस्टमेंट के आइडियाज बताने के लिए। फिलहाल मेरी सहयोगी सृष्टि विश्वमोहन और मुझे आप दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद कराएंगे आपकी हम कल की तैयारी। कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।